जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचार को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ, जो कि तापस यूएवी को लेकर आ रही है। और आखिरकार भारतीय नौसेना ने इस स्वदेशी यूएवी को भारतीय नौसेना में शामिल करने के लिए हरी झंडी दे दी है। और आप सब जानते हैं अभी हाल ही में दृष्टि-10 यूएवी को इंडियन नेवी ने शामिल भी किया था। तापस, जो कि एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यानी कि मेल यूएवी है, यह भारतीय नौसेना की समुद्री निगरानी को बढ़ाएगा। शुरुआत में जो खबर आ रही है हमारे पास, उसमें बताया जा रहा है कि इंडियन नेवी तापस यूएवी की 10 यूनिटें खरीदने की योजना बना रही है, जिनका इस्तेमाल बेसिकली जैसे कि मैंने बताया कि समुद्री निगरानी के लिए किया जाएगा, खास करके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा विकसित ये जो तापस यूएवी है, इसके काफी ज्यादा कठोर परीक्षण किए जा रहे हैं ताकि ये इंडियन आर्म फोर्सेस की जरूरतों को पूरा कर सके। खास करके इसके जो परीक्षण किए जा रहे हैं वो इसका 30,000 फीट की सर्विस सीलिंग प्राप्त कराना, इसकी बेहतर एंड्योरेंस और एफिशिएंसी के लिए इसके ड्रैग और वजन को कम करना, ये सारे परीक्षण किए जा रहे हैं। दोस्तों बांग्लादेश आखिर किस प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि लगातार एक के बाद एक वो झटके भारत को देने की कोशिश कर रहा है। अभी कुछ खबर सामने आई है कि अब बांग्लादेश अमेरिका से F-16 खरीदने की योजना बना रहा है, जिसके लिए बाकायदा अमेरिका को उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव भेजा है। ये पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश इस तरीके का सौदा अमेरिका के साथ करने की योजना बना रहा है। 1999 में भी यही याचिका बांग्लादेश की तरफ से अमेरिका को दायर की गई थी ताकि उसे अमेरिकी टेक्नोलॉजी मिल सके, लेकिन उस दौरान अमेरिका ने F-16 खरीदने के बांग्लादेश के इस अनुरोध को सिरे से खारिज कर दिया था। मतलब साफ था कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए अमेरिका ने इसे मना कर दिया था। यहाँ पर अमेरिका ने इसलिए भी बांग्लादेश को F-16 देने से मना कर दिया था क्योंकि बांग्लादेश ने रशिया से MiG-29 फाइटर जेट्स खरीदे थे। और अभी भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है कि बांग्लादेश की इस याचिका को अमेरिका सिरे से खारिज कर देगा, क्योंकि अमेरिका जानता है कि इस वक्त बांग्लादेश में क्या कुछ चल रहा है। दूसरी बात ये भी है कि भाई खुद बांग्लादेश के इस उठापटक में अमेरिका का हाथ जरूर हो, लेकिन हथियार बेचने की गलती तो अमेरिका बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर भारत भी मौजूद है और भारत के साथ उसके डिफेंस संबंध और मजबूत हो रहे हैं। और खुद बांग्लादेश तीनों तरफ से तो भारत से घिरा हुआ, दूसरी तरफ उसका बॉर्डर म्यांमार से मिलता है। ऐसे में दोस्तों आप ये अंदाजा जरूर लगाइए कि बांग्लादेश को भले ही अमेरिका अपने फाइटर जेट्स ना दे, लेकिन बांग्लादेश की सोच को कैसे बदला जाए। पैराकाटा TB2 ड्रोन उसने ऑलरेडी ले लिया है टर्की से। इसके अलावा वो अपने आप को और ज़्यादा आधुनिक बनाने की कोशिश कर रहा है। दुश्मन कौन है उसका, और ऐसा दुश्मन जिसके लिए उसे फाइटर जेट्स खरीदने पड़ रहे हैं। तो आप समझ जाइए कि इशारा कहाँ हो रहा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों। अब इंडियन नेवी ने एक बड़ी योजना का खुलासा किया। भारतीय नौसेना अब अपनी पनडुब्बियों के लिए हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटीग्रेट करने की योजना बना रही है। इंडियन नेवी के प्रमुख एडमिरल DK त्रिपाठी ने इंडियन नेवी के लिए 1500 किलोमीटर लंबी दूरी की हाइपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को शामिल करने की इरादे व्यक्त कर दिए हैं। और इस एडवांस हथियार से दोस्तों भारत की जो स्थिति है वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों तरीके से हो जाएगी। शुरुआत में दोस्तों इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को भारतीय नौसेना के जो वेसल्स हैं उनमें इंटीग्रेट किया जाएगा, लेकिन दोस्तों जो बड़े प्लेटफॉर्म है जिसमें कि आसानी से वर्टिकल लॉन्च सिस्टम के साथ अपने जंगी पोतों पर इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को डिप्लॉय किया जा सकता है। लेकिन जब बात आती है पनडुब्बियों पर इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को लगाने की, तो ये एक बड़ी चुनौती भारत के लिए, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास अभी इस तरीके के एडवांस मिसाइल को डिप्लॉय करने के लिए जो जरूरी वर्टिकल लॉन्च सिस्टम है वो नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2036 में जो भारत की पहली SSN शामिल होगी उसमें ये वर्टिकल लॉन्च सिस्टम जरूर होगा, जो कि इन हाइपरसोनिक मिसाइलों को लॉन्च कर सकते हैं। तो यानी कि जो हमारे वॉरशिप्स हैं उनमें तो रहेगी ये हाइपरसोनिक मिसाइल, साथ ही साथ हमारी पनडुब्बियों पर भी ये घातक मिसाइल इंटीग्रेट होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत अब अपने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCS प्रचंड पर एक मिनी ISR इंटीग्रेट करने की योजना बना रहा है। मतलब साफ है कि इसका इस्तेमाल जटिल युद्ध क्षेत्र वातावरण में यानी कि कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड इन्वायरमेंट में सिचुएशनल अवेयरनेस के साथ साथ हेलीकॉप्टर की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाना है। HAL के द्वारा विकसित किया जा रहा है ये जो मिनी ISR है, इसे महत्वपूर्ण रूप से एरियल मैपिंग के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके जो क्रू मेंबर है यानी कि चालक दल है, उनके आसपास का जो वातावरण है उसका जो रियल टाइम डेटा है उनके पास मौजूद हो। इसके अलावा ये किसी भी स्थिति में अपने लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है। और मिनी ISR का LCS प्रचंड पर लगना एक और महत्वपूर्ण फायदा ये देगा कि लो विजिबिलिटी पर भी युद्ध क्षेत्र में ये हाई प्रिसीजन के साथ नेविगेट करने और इंगेज करने में सक्षम होगा। इसके अलावा भारतीय सेना काउंटर ड्रोन ऑपरेशन में LCS प्रचंड का इस्तेमाल करने की बात कह रही है। बता दें कि ये जो रडार है वो लंबी दूरी की निगरानी क्षमताएं तो बढ़ाएंगे, इसके अलावा दुश्मनों के ड्रोन का पता लगाने और उन्हें बेअसर करने की भी अनुमति देंगे।
जो कि आधुनिक युद्ध में एक महत्वपूर्ण खतरा बन चुका है। इसके अलावा इस रडार की सटीकता LCH को निशाना लगाने की क्षमता भी प्रदान करेगी, खास करके लॉइटरिंग म्यूनिशंस के खिलाफ। और मिनी रडार का डेवलपमेंट केवल LCH तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इनका इस्तेमाल लॉयल विंगमैन और ऑटोनॉमस स्ट्राइक अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि इसके बारे में भी चर्चाएं हैं, ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आया है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत की ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री कानपुर ने तेजस फाइटर जेट के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया पायलट पैराशूट का उत्पादन शुरू कर दिया है। इस पैराशूट की कीमत 8 लाख रुपए पर पैराशूट है, जो कि इंपोर्टेड पैराशूट की लागत से आधा है। साथ ही साथ विश्वसनीयता और गुणवत्ता भी इनकी जबरदस्त है, यानी कि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिससे कि इंडियन एयरफोर्स को एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन मिल रहा है। ये पैराशूट तेजस फाइटर जेट की उच्च गति संचालन के लिए कस्टम मेड है, जो कि 2205 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को झेलने में सक्षम है और 50,000 फीट की ऊंचाई पर काम कर सकते हैं। प्रेम मिश्रा, ऑर्डिनेंस पैराशूट फैक्ट्री, यूनिट ऑफ ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, कानपुर। सर, ये पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ब्रेक पैराशूट क्या होते हैं? एक्चुअली क्या है, हमारे जो फाइटर प्लेन होते हैं बहुत हाई स्पीड होते हैं। जिस समय लैंड करते हैं इनकी स्पीड 700 से 500 किलोमीटर पर आवर होती है। इस पोजीशन में ब्रेक लगाने में प्लेन हमारा डैमेज भी हो सकता है। तो जैसे ही प्लेन ज़मीन को टच करता है, ऑटोमेटिक ये पैराशूट खुल जाते हैं और प्लेन की जो स्पीड है रिड्यूस हो जाती है, 150 से 200 किलोमीटर पे आ जाती है और उसको हम लोग ब्रेक लगा के आसानी से रोक लेते हैं और डैमेज होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं उससे। सर, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि ये जो पैराशूट है वो हमने अपने देश में हमारी स्वदेशी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया है? जी, एक्चुअली क्या है, हम लोगों की जो AHSP है, ADRD आगरा, वो हमको ड्राइंग एंड सैंपल मुहैया कराती है। उसी के बेस पे हम लोग डेवलप करते हैं। पहले सैंपल बनाते हैं, फिर वो जाता है ट्रायल के लिए। जब ट्रायल पे सक्सेस होता है तब हम लोगों को बल्क में ऑर्डर मिलता है और हम लोग सप्लाई करते हैं आर्मी को और एयरफोर्स को। और इन ब्रेक पैराशूट्स के कोई एक्सपोर्ट ऑर्डर भी मिले हैं सर? जी, अभी हाल में हम लोगों ने वियतनाम, दक्षिण कोरिया, मलेशिया, अपने जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं इनको दे रहे हैं हम लोग ये, जिसमें अभी SU-30 का काफ़ी बड़ा ऑर्डर हम लोगों को मिला है, पायलट पैरा का और ब्रेक पैरा का, और काफ़ी कुछ सप्लाई हम लोगों ने कर भी दी है। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसके अलावा जो आपने मुझे बताया था शुरू में कि और भी आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कि पैराशूट हैं, वो कौन कौन से पैराशूट? एक्चुअली क्या, अपने यहाँ इंडिया में जितने भी फाइटर प्लेन हैं, मिराज है, अपना जगुआर है, MiG-29 है, इनके सबके पैराशूट हम लोग ही बनाते हैं इंडिया में। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स ने अपना एक नया वेपन सिस्टम ब्रांच तैयार किया है, जिसमें कि 33 ऑफिसर्स को कमीशन भी किया गया है। एयर चीफ मार्शल के अनुसार इस स्ट्रीम को अलग अलग जो स्ट्रीम्स हैं उनको मैनेज करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसमें कि फ्लाइंग, रिमोट, इंटेलिजेंस आदि शामिल है। फ्लाइंग में वो अधिकारी शामिल होंगे जो कि सुकोई 30 MKI जैसे फाइटर जेट्स पर हथियार प्रणालियों का संचालन करेंगे। इसके अलावा इसमें अपाचे, Mi-25, 35, प्रचंड, C-130J सुपर हरकुलिस जैसे हमलावर हेलीकॉप्टर भी शामिल है। इसके अलावा जो रिमोट स्ट्रीम है वो UAV पर केंद्रित होगा, और जो खुफिया यानी कि इंटेलिजेंस है, इस स्ट्रीम के जो अधिकारी हैं वो अंतरिक्ष, विमान और UAV सहित विभिन्न निगरानी प्लेटफॉर्म्स में इमेजरी के विश्लेषण के विशेषज्ञ होंगे। उनकी भूमिकाएं खुफिया विश्लेषण करना, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, सिग्नल इंटेलिजेंस और अंतरिक्ष प्रणालियों के संचालन तक विस्तारित होंगी, जो कि ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेगी। और इस वेपन सिस्टम ब्रांच का एक और बड़ा फायदा ये हुआ है कि इससे भारतीय वायुसेना के 3400 करोड़ रुपए की बचत हुई है, और साथ ही साथ भारतीय वायुसेना अपने आप को और आधुनिक बना रही है। इससे पहले दोस्तों ये काफी महंगा और समय लेने वाला था। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल कर लिया है। दरअसल उन्होंने तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के लिए आयरन बर्ड टेस्ट फैसिलिटी को तैयार कर लिया है, जो कि एक फुल स्केल मॉकअप है तेजस मार्क 2 का, जहां पर तेजस मार्क 2 के जो सभी एस्पेक्ट्स हैं उनकी फंक्शनैलिटी के साथ सिमुलेशन और टेस्ट किया जाएगा। ये फैसिलिटी अगले कुछ महीनों में चालू हो जाएगी, और ये काफ़ी क्रूशल फैसिलिटी भी है जो कि एयरक्राफ्ट के सिस्टम्स को इंश्योर करेगी, खास करके इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम को, और थॉरली इसके टेस्ट करने के बाद ही जो फाइटर जेट है वो अपनी फ्लाइट करेगा। आपको बता दें कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट का जो रोल आउट है 2025 के एंड में होगा और मार्च 2026 में इसकी पहली फ्लाइट होगी। भारत फोर्स लिमिटेड ने अब इटली की अंडर वाटर ड्रोन इनोवेटर एजलैब SPA में 25% की हिस्सेदारी हासिल की है। ये जो इटली की फर्म है वो खास तौर पर ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल बनाने में माहिर मानी जाती है, और भारत फोर्स के द्वारा यह अधिग्रहण करना कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करता है कि अब भारत फोर्स मैरीटाइम रोबोटिक्स के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रहा है। एजलैब SPA जो है वो अंडर वाटर टेक्नोलॉजी सेक्टर में काफी स्पेशलाइज्ड है, और ये हाईटेक AUVs बनाती है जिनका इस्तेमाल साइंटिफिक रिसर्च, मरीन आर्कोलॉजी,
अंडर सी और ऑफशोर ऑपरेशन के अलावा डिफेंस के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मैं 2-4 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था। इसका कारण था कि मैं उत्तराखंड गया हुआ था, जहाँ नेटवर्क का थोड़ा सा दिक्कत तो रहता है और साथ ही साथ वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड भी थी। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आप तक अपडेट्स पहुँचाता रहूँ। तो फिलहाल इधर तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।